एबनॉर्मल हेड शेप, कई बच्चों का सर यहाँ से थोड़ा ऊंचा होता है, कई बार फ्लैट होता है, तो पेरेंट्स नो नीड टू वरी अबाउट इट। हर पेरेंट जिनके पास न्यूबॉर्न है उनको ये 5 डेंजर साइंस जरूर पता होने चाहिए। फर्स्ट इज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हर न्यूबॉर्न बेबीज में करने चाहिए। टेस्ट, यूल बी सरप्राइज टू नो, बच्चों में भी होता है। तो चोकिंग में बच्चा साइलेंट हो जाता है, बच्चा कई बार नीला पड़ने लग जाता है एंड ब्रीदिंग रोक देता है, तो दैट इज एन इमरजेंसी। तो वो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, अदरवाइज यू लूज योर चाइल्ड। यंग बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट का चांस है, इज दैट नॉर्मल? The only thing which we avoid in the first year is salt, sugar and honey. देखो, न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ पे क्लियरली नहीं दिखता है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो बेबीज को कब से हमें बाथ देना शुरू करना चाहिए? लेस देन 6 months अगर बच्चा एक दिन में 7 बार करे या 7 दिन में एक बार मोशन पास करे तो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। कि मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है मसाज के लिए, बट आप कह रहे हो दैट इज अ कंप्लीट मिथ। या बिकॉज गैगिंग में क्या होता है, जैसे आपने सॉलिड फूड स्टार्ट किया, वो सॉलिड फूड खाया, वो ऊपर थ्रोट में अटक गया, तो उस टाइम में जब बच्चा गैग करता है तो ऐसे करेगा, या बिटवीन द निपल्स आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। 1 2 3 4 5। हमारा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता है, इस सिचुएशन से कैसे डील करें? More than 65% children in India is iron deficient. So is autism fully treatable in newborn babies or young babies? कुछ ऐसे साइंस डिपिक्ट करता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। नंबर 1 इज जिसमें बच्चे मिट्टी खाते हैं, सीमेंट खाते हैं। 7 new moms are suffering from postnatal depression and they are not talking about it. देखो, these days जो प्यूबर्टी पहले बहुत लेट आती थी, आजकल बहुत जल्दी आ रही है, and the 3 most common reason behind this is नमस्ते, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। आज के इस एपिसोड में हमने न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स, टॉडलर्स से लेकर यंग अडल्ट्स तक के इश्यूज़ के बारे में बात की है। चाइल्डहुड हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इम्यूनिटी, फूड, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, मल्टीपल मिथ्स जो बच्चों को लेकर होते हैं, उनसे कैसे डील करें, क्या सही है क्या गलत है। एब्सोल्यूट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने आपको देने की कोशिश की है, तो इस एपिसोड को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हमें डेटा से पता चला है कि 85% लोग अभी तक हमें सब्सक्राइब जो देखते हैं पॉडकास्ट नहीं किया हुआ है। सो डू दैट, बिकॉज वो हमें सपोर्ट करता है कि हम और भी गेस्ट को रीच आउट कर सकें और आपके लिए और भी लाइफ एनहांसिंग कॉन्वर्जेशंस को लेकर आ सकें। लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये कॉन्वर्जेशन और भी लोगों तक पहुँच पाए। एंड नाउ लेट्स मीट आवर गेस्ट Dr. Arpit Gupta on the Journey Within podcast. Hi, Dr. Gupta. Hello, how are you? I'm good. It is such a pleasure to see you. The pleasure is all mine. मैंने आपके इतने सारे रील्स देखे हैं, स्पेशली आई just delivered a baby, तो आपका content was there all over my Instagram and I was like we have to talk to you. आपको लेकर आना है, आपसे बातें करनी है, क्योंकि आप इतने simple terms में complicated चीज़ों को break down करते हो, fears को break down करते हो. You know, as a young parent, I know how much fear and कितना सारा आप दिमाग में लेके चलते हो when you have a newborn baby. So let's start with the newborn. We will have spectrum of conversation. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को हम टच करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से सब शुरुआत होती है, ठीक है? अ न्यू बॉर्न बेबी। सबसे पहले मुझे बताइए कि वाई पेरेंट्स आर सो जिटरी, क्यों हमें इतना डर लगता है कि न्यू बॉर्न बच्चे को होल्ड करने के लिए, उठाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, और क्या हम सीख सकते हैं इस कॉन्वर्जेशन से? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जनरेशन स्पेसिफिकली। इनफैक्ट पहले तो बहुत ही ईजी होता था बिकॉज एवरीवन वाज इन अ जॉइंट फैमिली, तो उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत जल्दी सीख जाते थे कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। बट इन टुडेज एरा जब जब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, इतना सपोर्ट नहीं है, तो दे रिलाई ऑन गूगल। तो हर छोटी सी चीज़ पे पेरेंट्स डर जाते हैं। तो द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, वी नीड अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एजुकेट कर सकें सो दैट पेरेंट्स की हर क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट द पेज सो दैट हम अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड दैट टू अ राइट, एंड दैट शुड बी एन एविडेंस बेस्ड। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस पेज कि पेरेंट्स को बहुत ही
ईजी पड़े एंड वो राइट डायरेक्शन में अपने बच्चे को पाल पाए। डॉक्टर अर्पित, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पेरेंट्स बहुत पैनिक करते हैं एक न्यूबॉर्न को लेकर? देखो, तेरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स पैनिक करते हैं, बट कॉमन थिंग्स जो पेरेंट्स वरी करते हैं एंड विच आर कम्प्लीटली नॉर्मल आर, फर्स्ट इज एबनॉर्मल हेड शेप। कई बच्चों का सर यहाँ से थोड़ा ऊंचा होता है, कई बार फ्लैट होता है, तो पेरेंट्स नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो विद टाइम ठीक हो जाता है। सेकेंड इज क्रॉस्ड आई, आंखों में थोड़ा सा टेढ़ापन होना। अभी वो आइज की मसल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो वो भी 6 to 12 months तक आइज स्ट्रेट हो जाती हैं। थर्ड इज नेजल ब्लॉक, नाक से घर कर करना या छींक आना, तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल इन न्यूबॉर्न। फोर्थ इज हिकअप्स, बच्चों में हिचकी आना बहुत नॉर्मल होती है, ऑल यू नीड टू डू इज बर्पिंग। फिफ्थ इज कई बार बच्चों के ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है एंड दैट इज ड्यू टू मेटरनल हॉर्मोन्स, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट इज ट्रांजिएंट, वो टाइम के साथ ठीक हो जाता है। एंड लास्ट इज मोशंस। न्यूबॉर्न बेबीज में अगर दिन में 7 बार करें या 7 दिन में 1 बार करें, बोथ आर नॉर्मल। वाह, तो इतने सारे फियर्स आपने यहाँ आते ही इस कॉन्वर्जेशन में बर्स्ट कर दिए, क्योंकि एज अ यंग पेरेंट इनमें से काफ़ी कुछ मेरे कंसर्न्स हैं। जब एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है जो 2.5-3 किलो का छोटा सा एक एक बच्चा है, और जब वो हिकअप्स करते हैं तो वो इतने ज़ोर से हिकअप करते हैं। आई हैव सीन इट विद माई चाइल्ड। पहले तो इतना पता नहीं था, लेकिन वो देखा इतना ज़ोर से वो हिकअप करते हैं, उनकी मसल्स ऐसे अप डाउन हो रही होती है कि आप डर जाते हो कि ये इतनी ज़ोर से क्यों कर रहा है, इतना छोटा सा बेबी। तो आई कैन रिलेट टू दीज फियर्स, बट यू आर सेइंग कि ये सब चीज़ें नॉर्मल सब है। चीज़ें नॉर्मल है, दैट्स व्हाई आई टेल, बच्चों को हिचकी आना, बच्चों को छींक आना, आंखों में टेढ़ापन होना, यू डोंट नीड टू पैनिक, दीज आर जस्ट साइन ऑफ क्यूटनेस, जस्ट एंजॉय इट। अच्छा, हमें कुछ करना भी नहीं है, कुछ नहीं, ठीक भी नहीं करना है इसमें? नहीं, दिस इज ऑल नॉर्मल। ओके। बच्चे जो आपने कहा हेड पोजीशन भी कईयों की फ्लैट होती है, कुछ होता है। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि कई बच्चे एक तरफ होकर ज़्यादा सोते हैं, तो लगता है कि उनकी बॉडी, और कई पेरेंट्स बच्चों की नाक को शेप को चेंज करने की कोशिश, आइज़ को मसाज करके सॉकेट मतलब ज़्यादा बाहर है आइज़, ये सब करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आई ट्रूली डोंट एडवाइज इट। काफ़ी जगह प्रैक्टिस होता है कि एक जगह से थोड़ा सा फ्लैट है तो उसको दबा दबा के उसको सीधा किया जाए। इट इज़ नॉट एडवाइस, क्योंकि एक तो बच्चे का जो स्कल है वो अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल है, तो देर इज़ चांस ऑफ रिस्क, देर इज़ अ चांस ऑफ इंजरी। तो आप जब भी मसाज करते हो तो मेक श्योर इट शुड बी अ वेरी जेंटल मसाज एंड बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो बच्चों का जो हेड शेप होता है, अभी भी द स्केल इज़ ग्रोइंग, तो विद टाइम यूजली 18 to 20 months तक, कई बार 2 years तक वो हेड शेप नॉर्मल हो जाता है। बट हाँ, अगर किसी एक साइड से फ्लैट है तो जस्ट मेक श्योर कि वो पूरे टाइम उसी साइड पे ना लेटा हो, तो आप बच्चे को करवट देके दूसरी साइड पे लेटाएं। तो ऑलवेज मेक इन टर्न्स, कि किसी टाइम अपने लेफ्ट लैटरल में लेटाया तो कभी राइट लैटरल में लेटाया। पूरे टाइम अगर बच्चा फ्लैट लेटा रहता है तो देर आर चांसेस, सिंस द स्कल इज सॉफ्ट, कि वो फ्लैट होएगा। तो आप करवट देके लेटाइए टर्न बाय टर्न, एंड विद टाइम इवेंचुअली द स्कल शेप विल बी नॉर्मल। आपने मसाजेस की बात की, कौन सी राइट एज है बेबी के लिए मसाज शुरू करने के लिए? बेबी की जो मसाज होती है, यू शुड स्टार्ट आफ्टर 2 weeks ऑफ लाइफ, एंड द बेस्ट थिंग इज ड्यूरिंग मसाज आप बच्चे के साथ बॉन्ड कर सकते हो, बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो, एंड बच्चे के कोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज और स्लीप भी काफ़ी बेटर होती है। बट काफ़ी मिस्टेक्स पेरेंट करते हैं ड्यूरिंग मसाज आर, नंबर वन, वो काफ़ी विगरसली मसाज करते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें क्लैविकल, जो ये कॉलर बोन होती है, वो फ्रैक्चर हो जाती है जस्ट बिकॉज की विगरस मसाज करते हैं। और पेरेंट्स इसलिए करते हैं कि इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जल्दी चढ़ने लगेगा, जल्दी बैठने लगेगा। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम या इट्स अ मिथ कि माय आप मसाज पेरेंट्स। करोगे तो फिर जल्दी चलेगा या फिर हड्डियाँ मजबूत होगी। ऑब्वियसली इट इज़ गुड, बट इफ़ यू डू इट इन अ राइट वे फर्स्ट। सेकेंडली, जो गलती पेरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग मसाजेस, कि वो कान नाक में तेल डालते हैं जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, बल्कि उससे उल्टा होता है, उससे ईयर या नोज में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड इज मसाज के टाइम पे काफ़ी टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है उसको स्क्वीज करके उसमें से मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम विचेस मिल्क कहते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाता है, जिसके लिए फिर दवाई देनी पड़ती है और कई बार हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो अगर आप उसको स्वेलिंग को कुछ मत छेड़ो तो एब्सेस होने का रिस्क भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एंड लास्ट इज मसाज के टाइम पे कई बार पेरेंट्स, स्पेसिफिकली इन बॉयज़, प्राइवेट पार्ट में तेल डालते हैं जस्ट टू ओपन इट, विच इज़ कम्प्लीटली शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज ऐसा करने से एक तो प्राइवेट पार्ट में पेनिस में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, एंड सेकेंडली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का रिस्क रहता है। तो इसलिए प्राइवेट पार्ट को फर्स्ट 6 months में आपको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। आपने कहा जो बेबीज के ब्रेस्ट में से मिल्क स्क्वीज करके निकालते हैं, अगर कुछ लोग ये मिस्टेक कर चुके हैं तो फिर इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कर रहे हो तो उसको इमीजिएटली स्टॉप करो। अगर ब्रेस्ट में रेडनेस हो, कोई टेंडरनेस हो, पेनफुल हो,
या कुछ पस डिस्चार्ज आए तो इमीडिएटली कंसल्ट पीडियाट्रिशियन एंड दे विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड इट विल बी फाइन। आपने बताया कि 2 वीक्स के बाद ही मसाज शुरू करनी चाहिए, इमीडिएटली नहीं करनी चाहिए। दिन में कितनी बार मसाज करना चाहिए बेबी को, एंड विच इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर मसाज? देखो, मसाज इज योर पर्सनल चॉइस, आप 1 टाइम करो 2 टाइम करो, इट कैन बी डन, बट प्रोवाइडेड द बेबी इज एंजॉइंग इट। ऐसा नहीं है कि बेबी रोए जा रहा हो नॉन स्टॉप आप मसाज कर रहे हो, बिकॉज मसाज इज फॉर द बॉन्डिंग विद द चाइल्ड, नॉट टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। सो मसाज के लिए जो बेस्ट ऑयल होता है, आई ऑलवेज रिकमेंड कोकोनट ऑयल टू द पेरेंट्स। एंड अगर एक्सट्रीम विंटर से इफ डोंट वांट स्किप कोकोनट ऑयल, आप उस टाइम पे कोई भी बेबी ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इफ इट इज सूटिंग योर बेबी, एंड दैट टू ओनली इन एक्सट्रीम विंटर्स। बट ऑलवेज आप कोई भी अगर ऑयल यूज करते हैं, मेक श्योर आप एक पैच टेस्ट करो जस्ट टू सी इफ दैट ऑयल इज सूटिंग योर बेबी स्किन और नॉट। इफ इट इज सूटिंग, आप कंटिन्यू करो, बट इफ द चाइल्ड डेवलप्स एनी काइंड ऑफ एलर्जी पोस्ट मसाज या पोस्ट ऑयल एप्लीकेशन, आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। मस्टर्ड ऑयल के बारे में आपका क्या थॉट है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ स्किन रैशेस विच आई सी इज ड्यू टू मस्टर्ड ऑयल। तो कुछ बच्चों को तो डेफिनेटली सूट करता है, बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ एलर्जी ऑन स्किन ड्यू टू मस्टर्ड ऑयल, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एडवाइस। तो बेबी की मसाज करने के लिए मस्टर्ड ऑयल एडवाइजेबल नहीं है? नहीं है, एंड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रैशेस बहुत हो जाते हैं उससे। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन विल गेट रैश, बट हाँ, 50-60% बेबीज डू गेट रैश विद मस्टर्ड ऑयल। सो इफ यू वांट टू यूज इट, आप एक पैच टेस्ट करो एंड देन यूज इट, बट एज वो स्किन बैरियर भी खराब करता है, स्किन रैशेस भी करता है। जबकि हमारा जो पुराने एंसेस्ट्रल नॉलेज है उसमें यह है कि मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है मसाज के लिए, बट आप कह रहे हो दैट इज अ कंप्लीट मिथ। Yeah, because in some babies it suits, but majority it doesn't. So you need to do a patch test if you want to use it. अच्छा, बच्चों में जो कोलिक के इश्यूज होते हैं, गैसी हो जाते हैं या फिर एसिडिटी हो जाती है, रिफ्लक्स हो जाता है, कर्डल करते हैं, तो उसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे? देखो, कोलिक बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है। इसमें बच्चे ऐंठते हैं, जोर लगाते हैं, लाल हो जाते हैं, पेट टाइट कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि सुसु पॉटी से पहले कि ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर नॉर्मल। तो पेरेंट्स डोंट नीड टू पैनिक, बिकॉज कोलिक हर बेबी में होता है। 3 वीक से स्टार्ट होता है, 6 वीक पे जाके पीक करता है, एंड 2 मंथ्स के बाद कम होना शुरू हो जाता है। कई बेबीज में कम होता है, मैनेजेबल, जो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। कई बेबी में बहुत एक्सट्रीम होता है, जिसमें हमें कई बार कुछ ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं। सो कुछ होम रेमेडीज जो आप कर सकते हो वो कोलिक की बेबीज। नंबर 1, जब भी आप बच्चे को फीड करते हैं तो मेक श्योर आप अपराइट पोजीशन में फीड करो, लेटा के फीड ना करें। सेकंड, फीड करने के बाद आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक बर्प करना है। थर्ड, बच्चे को आप टमी टाइम दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 वीक्स ऑफ लाइफ, बट मेक श्योर कि आप इमीडिएटली आफ्टर फीड ना दें। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स आफ्टर फीड आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए। एज लॉन्ग एज द बेबी इंजॉयस आप उसको टमी टाइम दीजिए। उससे क्या होता है, पेट थोड़ा दबता है, गैस्ट्रिक इश्यूज कम होते हैं। फोर्थ, आप थोड़ा हींग का पेस्ट लगा के नाभि के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि वहाँ पे बच्चे को कोई एलर्जी ना हो रही हो। एंड लास्ट, इफ नथिंग वर्क्स, आप बच्चे को एक शॉर्ट ड्राइव पे ले जाओ। डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स। आओ जिसमें आप भी फन कर सकते हो और कॉलिग से भी बेबी को भी थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। डॉक्टर अर्पित, डेंजर साइंस या रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज में आप नोटिस करो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या अलर्ट हो जाना चाहिए? हर पेरेंट जिनके पास न्यूबॉर्न है उनको ये 5 डेंजर साइंस जरूर पता होने चाहिए। फर्स्ट इज फीवर। फीवर न्यूबॉर्न पीरियड में नॉर्मल नहीं होता है। एनी फीवर अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड टू योर डॉक्टर। सेकेंड इज परसिस्टेंट वॉमिटिंग, स्पेसिफिकली वो बार बार नाक से कर रहा हो एंड वो बिलियस यानी ग्रीन कलर की वॉमिट कर रहा हो। थर्ड इज फिट्स, बच्चा अगर हाथ पैर टाइट कर रहा हो, आंखें ऊपर कर रहा हो या एबनॉर्मल साइक्लिकल मूवमेंट कर रहा हो, तो दैट इज अगेन अ डेंजर साइन। फोर्थ इज बच्चा डल हो, एक्टिविटी कम कर रहा हो, मोर देन 6 आवर्स यूरिन पास ना कर रहा हो। एंड लास्ट इज बच्चे अगर फीड ना ले रहा हो फॉर मोर देन 4-5 आवर्स, न्यूबॉर्न बेबी फीड ना ले रहा हो। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसे साइंस होते हैं तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। और इन चीज़ों को फिर सॉल्व कैसे किया जाए? क्या हमारे हाथ में कुछ है या फिर देन मेडिकल इंटरवेंशन कैन ओनली सॉल्व? In such cases, you should immediately visit a pediatrician. He'll diagnose what is the root cause. Is it the infection? Is it some pneumonia? Is it some other kind of thing which is causing this? And based on that, the treatment is been given. न्यूबॉर्न बेबीज में पैदा होते ही कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराए जाने चाहिए? 3 most important tests जो हर न्यूबॉर्न बेबीज में करने चाहिए। फर्स्ट इज द थायराइड टेस्ट। You'll be surprised to know कि बच्चों में भी थायराइड होता है, but 1 in 4,000 babies is suffering from congenital hypothyroidism. And what is that?
दैट इज बर्थ से उनको थायराइड का इशू है. सो दैट्स वाई एवरी बेबी बॉर्न शुड बी स्क्रीन्ड फॉर थायराइड. सेकेंड टेस्ट इज हेयरिंग टेस्ट. हर बच्चे का बर्थ के बाद हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए. एंड थर्ड टेस्ट इज पल्स ऑक्सीमेट्री, दैट इज SpO2 मॉनिटरिंग. बच्चे का बर्थ के बाद ऑक्सीजन लेवल चेक होना चाहिए. इससे हम कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस रूल आउट कर सकते हैं. एक और कॉमन इश्यूज जो बेबीज के साथ आता है, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, कि उनको नहलाना कब से शुरू करें. तो बेबीज को कब से हमें बाथ देना शुरू करना चाहिए? बेबीज जब बॉर्न होते हैं तो फर्स्ट 5 to 7 डेज जब तक उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड इंटैक्ट होती है, तब तक बेबी को सिर्फ और सिर्फ आपको स्पंजिंग करनी है विद अ ल्यूकवार्म वाटर. बट जब बच्चे की कॉर्ड फॉल हो जाती है अराउंड 7 to 10 डेज, तब आप बच्चे को पूरा बेद करा सकते हैं. एंड मेक श्योर आप जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी ल्यूकवार्म. एंड बच्चे को जब भी नहलाते हैं तो सबसे पहले बॉडी नहलाना है एंड लास्ट को सबसे सर को धोना है. एज अ यंग पेरेंट, जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है जिसमें बहुत डर भी लगता है, एक तो अपने बेबी को उठाने में शुरू के कुछ दिन, एंड उससे भी बड़ा डर तब लगता है जब 8-10 दिन जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिरी होती है, तब तक आप थोड़ा यूज्ड हो जाते हो उठाने को. लेकिन उसके बाद जब नहलाने का टाइम आता है 10वें-12वें दिन, जब तक आप एक थोड़ी रिदम में आ गए हो, बट आप अभी तक इतने इतने केपेबल नहीं हो कि यू आर सो कंफर्टेबल विद इट, तो बहुत डर लगता है, स्पेशली पानी डालना बच्चे के ऊपर. यू हैव 10,000 क्वेश्चंस इन योर माइंड. एंड अगर आप खुद एक इंसान हो जो वाटर से थोड़ा डरता है या किसी तरह का फोबिया है, तो आप और ज़्यादा डरते हो. तो एक यंग बेबी को नहलाते हुए कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं और क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखो, जो कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं वाइल बेदिंग इज, फर्स्ट इज वो सबसे पहले सर से नहलाना शुरू कर देते हैं. एंड देयर इज़ अ रिस्क सर से नहलाने का दो. एक, बच्चे का जो हेड साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू द बॉडी. तो अगर पानी ज़्यादा देर तक सर पे रहता है तो वाटर लॉस, हीट लॉस बहुत होता है, तो बच्चे को ठंड लगने का रिस्क रहता है. तो इसलिए वी एडवाइस कि जब भी आप बेबी को नहला रहे हो, न्यूबॉर्न बेबी को नहला रहे हो, तो सबसे पहले बॉडी को नहलाओ, लास्ट में सर को धो. एंड सबसे पहले सर को ही ड्राई करो, क्योंकि सर ज़्यादा देर वेट रहेगा तो उतना हीट लॉस होगा, तो बच्चों को हाइपोथर्मिया यानी ठंड लगने का रिस्क रहता है. सेकेंड इज, बहुत ज़्यादा देर तक आप पानी डाल रहे हो तो देर इज़ अ रिस्क कि बच्चे के पानी मुंह में चले जाए, तो एस्पिरेशन का रिस्क रहता है. तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो तो थोड़ा सा माउथ शट हो एंड बहुत एक्सेसिव वाटर भी आपको यूज़ नहीं करना है. थर्ड इज, जब भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो नहलाने के लिए, मेक श्योर वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो. आप पहले टच करके देखो, इट शुडंट बी आइदर टू कोल्ड नाइदर बी टू हॉट. तो इट शुड बी अ ल्यूकवार्म विच द बेबी इज कंफर्टेबल इन. तो अगर बच्चे नहाते हुए अगर वाटर स्वॉलो कर लें तो क्या ये डेंजरस हो सकता है? अगर वो गलती से विंड पाइप में जाए तो हाँ, वी सी सो मेनी केस की हाँ वो गलती से साबुन या सोप वाटर या पानी गलती से विंड पाइप में चले जाता है तो बच्चा स्टार्ट चोकिंग. तो उस केस में इट्स अ स्लाइट इमरजेंसी. बट हाँ, एवरी पेरेंट्स को इमीडिएटली एक्शन लें. अगर उसको इमीडिएटली कंधे पहले अच्छे से पीछे पैट करें, उसको अच्छे से पैट करेंगे तो देर आर चांसेस कि चाइल्ड उसी टाइम पे ठीक हो जाता है. बट स्टिल इफ द चाइल्ड इज ब्लूइश इन कलर, इफ द चाइल्ड इज हैविंग एनी ब्रीदिंग इशू पोस्ट दैट, तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट a pediatrician. तो ये तो बच्चे में मुंह में अगर पानी चला जाए, मुंह से अंदर बॉडी के चला जाए, अगर कान में पानी चला जाए, क्योंकि ये सब कॉमन फियर्स है पेरेंट्स के. बच्चों को नहलाना इज लाइक वन बिग इशू जो मैंने देखा है, क्योंकि अब मैं काफ़ी ऐसे पेरेंट्स से बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा डर उसी एक्टिविटी में लगता है कि कान में पानी चला गया तो, मुंह में पानी चला गया तो. बट भगवान ने ऐसा सिस्टम, नेचुरल रिफ्लेक्सेस बनाए हुए हैं कि वो बहुत डीप अंदर ना जाए या फिर वो डाइवर्ट करके उसको फूड पाइप में शिफ्ट कर देते हैं. तो देर आर लेस चांसेस कि वो बच्चा एस्पिरेट करेगा या फिर इनर ईयर में जाएगा, बट देर आर स्टिल चांसेस, तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट. तो मतलब बेसिकली बहुत डेलिकेट तरीके से करना है. और एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को कितनी देर तक नहलाना चाहिए? अगर बच्चा एंजॉय कर रहा है पानी में तो क्या आपको थोड़ा लंबा कर सकते हो आप बेदिंग टाइम, या फिर क्विक? नहीं, इट शुड बी अ शॉर्ट बाथ. आप बहुत देर तक करोगे तो बच्चे की स्किन और ड्राई हो जाती है. तो इट शुड बी अ शॉर्ट बाथ ऑफ 5 मैक्सिमम 10 मिनट्स. और उस को नहलाने के बाद क्या रिचुअल होना चाहिए? बच्चे को नहलाने के बाद आपको इमीडिएटली पैट ड्राई करना है. सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, नहलाने के बाद टॉवल से रब करते हैं स्किन. तो इट शुडंट बी रबिंग, इट शुड बी जस्ट अ जेंटल पैट ड्राई. एंड पैट ड्राई करने के बाद आप बच्चे को अच्छे से कवर कीजिए, कवर द हेड, कवर द होल बॉडी. एंड देन आप उसको आपको मॉइस्चराइज करना है, आपको ऑयल करना है, आप मॉइस्चराइज करो एंड देन आप बच्चे को क्लोथ करो. एंड मेक श्योर आप ये सारा प्रोसेस जो कर रहे हो वहाँ पे सारे ओपन विंडोज ना हो, एसी स्विच ऑफ हो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, बिकॉज देयर इज अगेन अ रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया. मतलब बच्चे को ठंड लग सकती है अगर एसी ऑन हो रहा है, इमीडिएटली बच्चा ना क्या है. तो इट शुड बी अ एम्बिएंट टेम्परेचर एट रूम. बेबीज को नहलाने के बाद, पैड ड्राई करने के बाद स्किन केयर की बात करते हैं. तो छोटे बेबीज में स्किन केयर का हमें क्या रिचुअल करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए?
देखो सिंपली बेसिक प्रिंसिपल बच्चों की स्किन केयर में ये रहता है कि हमें उसकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि बेबी की स्किन काफ़ी थिन होती है एंड उससे वाटर लॉस होता है तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू इन बेबी स्किन इज जस्ट टू मॉइस्चराइज इट। आप मॉइस्चराइज बच्चे को मॉइस्चराइजर से करोगे बेबी के, या कोकोनट ऑयल से करोगे, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट द ओनली एम इज टू कीप द बेबी स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड अवॉइड any harsh chemicals on the baby skin. न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है डॉक्टर अर्पित जो आप एड्रेस कर रहे हो। मेरे पास दो और क्वेश्चंस है। वन इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ब्रीदिंग। न्यूबॉर्न बेबीज में अगर इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखो बर्थ के बाद अगर बच्चे में ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं तो दैट्स द केस, जब डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन अटेंड करता है डिलीवरी वो मॉनिटर करता है, एंड अगर ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती है तो देन दे शिफ्ट टू नर्सरी फॉर ऑब्जर्वेशन। ओनली वंस द ब्रीदिंग इज नॉर्मल दे शिफ्ट टू द मदर साइड फर्स्ट। ब्रीदिंग एक होता है कि फास्ट ब्रीदिंग, एक होता है थोड़ी सी एबनॉर्मल ब्रीदिंग। जो न्यूबॉर्न बेबी की जो ब्रीदिंग होती है इट इज़ द पीरियोडिक ब्रीदिंग। उसमें क्या रहता है कि बच्चा कभी फास्ट लेगा फिर नॉर्मल लेगा, फिर फास्ट लेगा फिर नॉर्मल लेगा। बट अगर इफ इट इज़ विद इन 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट देन इट इज़ अ नॉर्मल ब्रीदिंग। बट अगर यही ब्रीदिंग बच्चे का ब्रीदिंग रेट इज़ मोर देन 60 पर मिनट देन इन दैट केस हम कहते हैं बच्चे की फास्ट ब्रीदिंग है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज। एंड कॉजेज किस तरह के हो सकते हैं फॉर इरेगुलर ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लंग्स में जो फ्लूइड होता है तो वो डिस्पर्स आउट होता है। वो डिस्पर्स आउट कैसे होता है? जैसे ही वो ब्रीथ लेना शुरू करता है, जैसे ही वो रोता है तो फ्लूइड सारा जो लंग्स है वो बाहर निकलता है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एयर। तो अगर वो ट्रांजिशन थोड़ा सा लेट होता है तो बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, जिसको हम ट्रांजिएंट टेकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। तो यूजली वो 6 to 12 आवर्स में ठीक हो जाता है। हम काफ़ी केसेस देखते हैं, बच्चा बॉर्न हुआ थोड़ा सा ब्रीदिंग फास्ट था, कुछ आवर्स में नॉर्मल हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टेकेपनिया विच इज़ नॉर्मल। अदर कॉजेज होते हैं ब्रीदिंग फास्ट के, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, उसके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, या बच्चे को बर्थ से ही निमोनिया है, या बच्चे को कुछ हार्ट इश्यूज हैं, तो दीज आर द फैक्टर्स जो हम देखते हैं जिसमें ब्रीदिंग फास्ट होती तो ये सारे फैक्टर्स ट्रीटेबल हैं, स्पेशली हार्ट इश्यूज इन द बेबीज। मैं आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देख रही हूँ कि यंग बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट का चांस है। है। इज दैट नॉर्मल हाँ, एंड हाउ इज इट ट्रीटेड? बहुत सारे बच्चे केसेस आते हैं फॉर द कार्डियक अरेस्ट, बट दे आर ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे एक्सीडेंटल ज़्यादा होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ड्राउनिंग हो गया, या बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट का इशू था उसकी वजह से हो गया, या कई बार सफोकेशन होता है, बच्चे को उल्टा सो रहा था, दब गया, ब्रीदिंग नाक दब गई। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से बच्चे का ब्रीदिंग स्टॉप हो गई एंड कई बार कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स दैट्स वाई शुड बी अवेयर कि अगर बच्चे का हार्ट रुकता है या बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हर पेरेंट को फर्स्ट एड आना चाहिए। फर्स्ट एड आना चाहिए। हाँ, कि कैसे रिसस्टेट करें। तो आप यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है एंड सबसे पहले आपको लगा है कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको टैप करके देखो कि बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं, ब्रीथ देखो कि वो ब्रीथ कर पा रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो यू शुड स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। आपको उसके चेस्ट पे दोनों निपल्स के बीच में आइदर विद 2 फिंगर्स या फिर आप इंसर्कल करके विद 2 थम्स उसको 30 चेस्ट कंप्रेशंस दीजिए। एंड अगर बच्चे के लिए रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। अपने मुंह से उसका नोज और माउथ को कवर करके 2 बार ब्रेथ देना है। तो यू हैव टू रिपीट दिस साइकिल, 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ टिल द टाइम एन एम्बुलेंस कम। यू शुड आस्क फॉर हेल्प कि हाँ दूसरा बंदा एम्बुलेंस बुलाए, आप तब तक हॉस्पिटल जाओ। बट सेम टाइम पे अगर बच्चा रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट में गया, सपोज वो ड्राउन हो गया या कुछ हो गया या सफोकेट हो गया, तो उस टाइम पे अगर आपने उसको टाइमली CPR दिया तो बच्चे की जान बच सकती है। इसके लिए पेरेंट्स को इस सब बातों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आई एम ग्लैड कि आप ऐसा काम कर रहे हो कि पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आए, क्योंकि ये जो इश्यूज है ना, इनमें रिएक्शन टाइम इतना क्विक होना चाहिए। और एज अ पेरेंट कभी कभी आप उस टाइम पे इतने पैनिक खुद कर जाते हो कि आप रिएक्शन टाइम मिस कर जाते हो। एंड इट्स द गोल्डन मिनट इन विच वी हैव टू रिएक्ट।
सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आई रियली वांट कि लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स रिसर्च करें, अपनी फर्स्ट एड कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। लाइक इफ़ आई एम हियरिंग दिस फ्रॉम यू, आई डोंट नो व्हाट डज फर्स्ट एड मीन। आपने एक बेसिक जो हमें बता दिया यहाँ पर, और आपने बहुत एक्सप्लेन करके भी बताया, बट एक्चुअली हाउ इट विल बी डन, क्योंकि उस टाइम पे जब एक ट्रिगर होता है, देन यू आर लूजिंग योर माइंड ऑल्सो ओवर द इशू। तो उस टाइम पे आपको पहले से ही मतलब प्रिपेयर होना चाहिए एक तरीके से, आज के टाइम में। सो दैट इज़ वन वेरी वैलिड इनपुट। एक आई वांट टू टॉक अबाउट बेबी स्किन केयर ऑल्सो। पेरेंट्स होते हैं बेबी की स्किन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत डेलिकेट स्किन होती है, कई बच्चों की स्किन इज़ टोटली रेड, इतनी थिन होती है। तो बेबीज़ का स्किन केयर कैसे करना चाहिए, रादर न्यूबॉर्न बेबीज़ का स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबीज को इनिशियली जैसे बताया फर्स्ट 5 to 7 डेज में सिर्फ स्पंजिंग करनी है, आपको नहलाना नहीं है। जब कॉर्ड फॉल हो जाती है तब आप बच्चे को फर्स्ट बाथ दिला सकते हैं। एक्सट्रीम विंटर्स है तो आप ऑल्टरनेट डे नहलाइए, समर से तो आप बच्चे को डेली नहला सकते हैं। मेक श्योर आप नहलाने के बाद बच्चे को जेंटल पैड ड्राई करना है, आपको रब नहीं करना है, अदरवाइज जो स्किन का मॉइस्चर है वो फिर उड़ जाता है। पैड ड्राई करने के बाद यू कैन आइदर गो फॉर एन कोकोनट ऑयल और द बेस्ट इज एनी बेबी मॉइस्चराइजर। और अगर हम कुछ भी ना यूज़ करना चाहें? तो इफ़ इट इज़ ह्यूमिड, अगर बच्चे की स्किन हेल्दी है तो इट्स टोटली फाइन, बट इफ़ यू मॉइस्चराइज द स्किन इट्स ऑलवेज बेटर। देन आप बच्चे को क्लोथ पूरा करो एंड दैट इज सिंपल। डॉक्टर अर्पित, हम कुछ देर पहले हियरिंग टेस्ट की बात कर रहे थे, जो न्यूबॉर्न बेबी में पैदा होने के टाइम पर ही हो जाता है। व्हाट अबाउट द आईज़? बच्चे की आईज़ के बारे में कुछ बताइए। जैसा आपने कहा कि टेढ़ा देखता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। आपने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे शेयर की। बच्चे की आई केयर के बारे में, स्पेशली न्यूबॉर्न किड की आई केयर कैसे की जानी चाहिए, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं दैट वी शुड बी नोटिसिंग? देखो, बच्चा जब बॉर्न होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन कि बच्चा कई बार टेढ़ा देख रहा होता है, तो दीज आर कम्प्लीट नॉर्मल, क्योंकि अभी वो आइज़ की जो मसल है वो अभी भी डेवलप हो रही होती है। तो यूजली बाय 6 to 12 months बच्चे को जो आइज़ होती हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं। इफ़ इट परसिस्ट बियॉन्ड 1 year देन यू शुड विजिट योर पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जो बच्चों के आंखों के डॉक्टर होते हैं। बट यूजली 99% ऑफ द केसेस में जो आइज़ में स्क्विंट होता है बच्चों में 6 to 12 months तक नेचुरली ठीक हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो बच्चों में की आंखों में जो दिखती है वो होता है आंखों से पानी आना या आंखों में कीचड़ आना, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली नॉर्मल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों का आंखों का पानी होता है और जो कीचड़ होता है दैट गोज थ्रू दिस डक्ट। ये पाइप होता है बिटवीन द आईज एंड द नोज, एंड ये पाइप के थ्रू नाक के पीछे जाता है। बच्चों में ये पाइप छोटा होता है एंड बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। दैट्स वाई वी से कि न्यूबॉर्न बेबीज में जिनमें वाटरिंग हो रही है या फिर कीचड़ आ रहा है, तो यू शुड डू दिस नेजोलैक्राइमल डक्ट मसाज। ऐसे सर्कुलर मसाज करो एंड नीचे, सर्कुलर मसाज एंड देन नीचे। इससे क्या होता है, ये जो पाइप होता है ये ओपन हो जाता है एंड आंखों का जो पानी और कीचड़ बाहर आ रहा है इट स्टार्ट्स गोइंग थ्रू दिस पाइप एंड बिहाइंड द नोज। तो कभी भी बच्चे की आंखों में पानी या कीचड़ है, आपको जेंटली एक ल्यूकवार्म वाटर में मुस्लिन क्लॉथ को या कॉटन के कपड़े को डिप करके मीडियल टू लैटरल दोनों साइड ऐसे वाइप करना है एंड नॉर्मल मसाज करनी है। बाय द टाइम द चाइल्ड इज 3 to 6 months ये टीयर डक्ट का साइज भी बढ़ जाता है एंड वाटरिंग ऑफ द आइज स्टॉप्स। सो डॉक्टर अर्पित, यहाँ पर हमने आईज़ के बारे में बात की, बच्चे की स्किन केयर के बारे में, ईयर्स के बारे में, नोज़ के बारे में आपने काफ़ी कुछ इनपुट्स बताए हैं, जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, इश्यूज आ सकते हैं, दैट यू हैव एड्रेस्ड हियर। आपने कॉलिक के बारे में भी इश्यूज को एड्रेस किया है यहाँ पर। व्हाट आर द अदर इश्यूज दैट यू वांट टू एड्रेस हियर या हाईलाइट करना चाहते हो इन द न्यूबॉर्न बेबीज? फर्स्टली हमें बच्चे की ईयर में ईयरबड से या किसी चीज़ से अंदर क्लीन नहीं करना है। अगर आपको बच्चे की ईयर को क्लीन करना है तो आप बस एक नॉर्मल कपड़े से आउटसाइड ऑफ द ईयर को बस साफ़ कीजिए। फर्स्ट ईयर में कोई भी आपको ना कोई वैक्स की ड्रॉप डालनी है ना कुछ तेल डालना है। जो वैक्स होता है इनसाइड द इन्फेंसी जो ईयर में बच्चों के होता है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल इन द फर्स्ट ईयर, आपको कुछ नहीं करना है अनलेस अनटिल वहाँ से कुछ डिस्चार्ज आ रहा हो। इन दैट केस वी नीड टू इंटरवीन अगर कुछ पस आ रही है, अदरवाइज हमें फर्स्ट ईयर में ईयर वैक्स को ट्रीट नहीं करना है, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंडली, नोज़ भी अगर बच्चे की ब्लॉक होती है तो उसमें भी आपको तेल डाल के या फिर अंदर से ईयरबड डाल के कुछ नहीं करना है, आप और इंजरी कर सकते हो। इंस्टेड आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अगर नोज ब्लॉक है एंड बच्चा डिस्कम्फर्ट में है, आप सिंपल सलाइन वाटर यूज़ कीजिए एंड 2 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रल्स डालिए, दैट्स इट। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। हमें ज़्यादा
जो चीज़ हम अडल्ट्स के साथ करते हैं वो वाली लर्निंग्स एक न्यूबॉर्न बेबी पर अप्लाई नहीं करनी है। एक और कॉमन प्रैक्टिस जो मैंने देखी है स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि बच्चे के सर में बहुत सारा तेल डालते हैं और बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं इस प्रैक्टिस को लेकर। तो क्या बच्चे के सर में बहुत सारा तेल डालना चाहिए? इंडिया में बहुत कॉमन मिथ है कि आप सर पे तेल भर के रख दो एंड ये जो सॉफ्ट स्पॉट है उससे जल्दी भर जाएगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। द फैक्ट इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेल भरोगे सर पे तो उससे क्रेडल कैप होने का रिस्क रहता है, जो यहाँ पे फ्लेकी फ्लेकी स्किन पे स्कैल्प पे हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द क्रेडल कैप। और जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो अपने टाइम से 9 to 18 मंथ्स पे ही भरेगा, चाहे आप तेल भर के रखो या ना रखो। आप कह रहे हो कि तेल डालने की वजह से वो फ्लेकीनेस आ जाती है? आ जाती है। दैट्स कॉल्ड द क्रेडल कैप। इनफैक्ट जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि तेल डालने से वो फ्लेकीनेस क्लियर होती है, तभी वो दिख रही है तो क्लियर हो रही है। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल यूज करो एंड फॉर एक्सेसिव टाइम, तो जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड फ्लेकीनेस आ जाती है। इफ यू वांट टू प्रिवेंट क्रेडल कैप, आपको एक्सेसिव ऑयल नहीं लगाना है एंड नॉट फॉर एक्सेसिव टाइम। अगर क्रेडल कैप हो गया है तो उसके लिए आपके पास दो सोल्यूशन है। फर्स्ट इज आप माइल्ड कोकोनट ऑयल हल्का सा बिफोर बेदिंग आप अप्लाई कीजिए फॉर 20 to 30 मिनट्स सो दैट वो लूजन अप हो। एंड देन आप बच्चे को शैम्पू कीजिए विद अ बेबी जेंटल शैम्पू एंड आप हेयर ब्रश से उसको थोड़ा थोड़ा करके आप निकालिए। तो ग्रेजुअली विद इन 2 to 4 वीक्स वो क्रेडल कैप चले जाता है। बट यही अगर आप नहाने के बाद तेल रख रहे हो तो वो पूरा दिन तेल रहेगा उस पर, पोस्ट क्लॉक हो जाते हैं, वापस क्रेडल कैप हो जाते हैं। तो अगर आपको सर पे तेल लगाना है तो आप नहाने से पहले लगाओ। तो बेबी का मसाज भी नहाने से पहले करना करना चाहिए? इज ऑलवेज बेटर। बाद में नहीं करना बाद चाहिए? में मॉइस्चराइजर। अच्छा, अगर जो लोग बेबी को दिन में 2 से 3 टाइम मसाज करते हैं तो एवरी टाइम तो नहलाएंगे नहीं, नहीं, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उस टाइम पे आप मेक श्योर कि इतना ही तेल यूज करो कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, नॉट एक्सेसिव ऑयल। एंड मेक श्योर कि उसको एलर्जीज ना हो रही हो। अगेन एवरी बेबी इज डिफरेंट। कई बेबी को सूट करता है, कई बेबी को हल्का सा भी ऑयल एलर्जिक रिएक्शन करता है। तो इट इज ऑल अ पर्सनल चॉइस। डॉक्टर अर्पित, एक बच्चे को क्लियरली दिखना कब शुरू होता है? मैं आजकल देख रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस करते हैं कि मोनोक्रोमैटिक फ्लैश कार्ड्स लेकर आते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबी, 2-3 हफ्ते के बेबी को पढ़ाना सिखाना शुरू कर देते हैं। वेल, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया, क्योंकि मुझे लगता है बचपन को बचपन की तरह जीने देना चाहिए, ना कि क्योंकि हमारा वर्ल्ड इतना कम्पिटिटिव हो गया है, हम किसी रैट रेस में बच्चे को फिट करना चाहते हैं, आई डोंट नो, कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, वट एवर रीजन, जिस भी रीजन से हम करते हैं, मैं उस आइडिया को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करती हूँ। तो आप वहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि बच्चों को मोनोक्रोमैटिक फ्लैश कार्ड्स दिखाकर सिखाना एक यंग एज से शुरू कर देना चाहिए, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ को? और बच्चों को दिखना कब शुरू होता है, कब वो इतने केपेबल भी होते हैं, उनकी फैकल्टीज़ भी डेवलप होती हैं कि वो लर्निंग कर पाएँ? देखो, न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ पे क्लियरली नहीं दिखता है। उनको जो दिखता है वो 10 to 12 इंचेस अपार्ट दिखता है, अराउंड 30 सेंटीमीटर्स दूर। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है एंड क्लियर मार्जिन्स नहीं दिखते हैं, बहुत फेंट डिमार्केशंस दिखते हैं। बाय 2 to 3 मंथ्स उनको क्लियर मार्जिन दिखने स्टार्ट होते हैं, तभी हम कहते हैं रिकग्नाइजेस मदर बाय फेस आता है। अराउंड 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स के बाद बच्चों को थोड़े अदर देन ब्लैक एंड वाइट कलर दिखने स्टार्ट होता है एंड द फर्स्ट कलर टू बी विजुअलाइज्ड बाय देम इज रेड कलर। तो ऐसे ऐसे बच्चे का विजुअल डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ही हम कहते हैं कि अगर आप अर्ली फेज में बच्चे को कार्ड्स दिखा रहे हैं तो आजकल जो फ्लैश कार्ड्स हो रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि द ओनली कलर इन द फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स दे कैन सी इज ब्लैक एंड वाइट। फिर बाद में अबव 3 मंथ्स ऑफ एज दे कैन स्टार्ट सीइंग रेड कलर, तो आप बाद में रेड कलर इंट्रोड्यूस कर सकते और सारे कलर्स, द होल स्पेक्ट्रम, कब बच्चा देखना शुरू हो जाता है? हैं। दैट इज आफ्टर 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज। वाह, तो 1 साल तक बच्चा पूरे कलर्स भी नहीं देख पाता है। हाँ, तो ग्रेजुअली इतना ग्रेजुअल डेवलपमेंट है बच्चे का ऑन एवरी लेवल। यस। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे आईज में स्क्विंट है तो वो भी 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद ठीक हो जाएगा। कुछ छोटे मोटे जो आप इश्यूज बता रहे हो, इंक्लूडिंग कलर्स कब से देखना शुरू करता है, तो मतलब, और ये सॉफ्ट स्पॉट भरना सर का, तो ये सारी चीज़ें मतलब 12 to 18 मंथ्स के बाद अपने आप हो जाती हैं, और ये इश्यूज को हमें सॉल्व करने की, फिक्स करने की या वरी करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट द ग्रोइंग फेज, जो पहले 9 मंथ्स पेट में ग्रो हो रहा था, बाकी चीजें अब बॉर्न होने के बाद ग्रो हो रही है। सो ह्यूमन बेबीज और एनिमल के जो बेबीज होते हैं उनमें आई थिंक ये डिफरेंस होता है कि वो शायद ज़्यादा फॉर्म होके बाहर आते हैं, और ह्यूमन बेबीज आधा फॉर्म बाहर आता है और आधा वो शायद बाहर फॉर्म हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो वांट टू नाउ टॉक अबाउट चाइल्डहुड हेल्थ इश्यूज जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो आजकल हर तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, प्रेगनेंसी में आप बहुत सारे स्क्रीन
स्क्रीनिंग करते हो कि बच्चे में कोई abnormalities ना हो, लेकिन अभी तक क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट है जो एक प्रेग्नेंट वुमन में ऑटिज्म को डिटेक्ट कर सके, एंड उस केस में क्या होगा देन उस बच्चे का? Like presently we don't have any test to detect autism prenatally, and autism is a neurobehavioral disorder जो हमें, it's a clinical diagnosis जो हमें signs और symptoms देख के हम diagnose करते हैं. तो there is no single test कि आप ये टेस्ट कर लो एंड बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, वो डिटेक्ट होता है. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर सकते नहीं कि कर बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं होगा? नहीं. और पैदा होने के कितनी देर बाद हमें पता चलता है या आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ऑटिज्म है, सिम्टम्स हैं? देखो, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ ऑटिज्म, अगर बच्चे में बहुत ही ज़्यादा ऑटिज्म वाले फीचर्स होते हैं तो भी आफ्टर 1 year ऑफ एज वी कैन सी कि बच्चा का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कर रहा हो, हैंड फ्लैपिंग कर रहा हो, बट स्टिल वी डोंट लेबल अ चाइल्ड बिलो 18 to 24 months ऑफ एज, बिकॉज सम थिंग्स विच आर नॉर्मल फॉर दिस एज, सपोज वो जो 12 महीने के लिए नॉर्मल है वही सेम चीज़ 2 साल के लिए नॉर्मल नहीं होती है. सपोज बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा अगर भागे जा रहा हो, बच्चा अगर बोल नहीं रहा हो, तो ऑल दिस थिंग्स इज नॉर्मल फॉर अ ईयर, बट यही चीज़ एट 2 years इट इज़ एबनॉर्मल. तो इट इज़ वेरी, सो वी शुडंट बी इन हरी टू लेबल अ चाइल्ड ऑटिज्म. अगर कोई भी आपको रेड फ्लैग साइंस दिख रहे हैं बच्चे में, जैसे टेल मी कॉमन रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म इन बेबीज. फर्स्ट इज पुअर रिस्पॉन्स टू नेम. आप उसको आवाज़ दो वो सुनता नहीं है, 3-4 बार आवाज़ देनी है तो सुनता है. सेकेंड इज पुअर आई कॉन्टैक्ट. आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी आंखों में नहीं देखता है, वो इधर उधर देखता रहता है, आप उससे बात कर रहे हो तो. थर्ड इज नो पॉइंटिंग. आप उससे पूछो स्पेसिफिकली, अगर बच्चा 18 मंथ से ऊपर है, आप उससे पूछो नोज का है तो वो ऐसे पॉइंट ना कर रहा हो, आइज़ का है तो ऐसे पॉइंट ना कर रहा हो, फैन का है तो ऐसे पॉइंट ना करो, तो नो पॉइंटिंग अगर हो. एंड फोर्थ इज स्पीच डिले, मतलब बाकी बच्चों के मुकाबले वो काफ़ी लेट बोल रहा हो. एंड लास्ट इज कि वो बाकी बच्चों के साथ ना खेलता हो. अगर उसको टॉयज दें तो वो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द कार लाइक दिस, वो सिर्फ व्हील्स को घुमा रहा हो, बहुत रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा हो. तो अगर ये सारे साइंस आपको आपके बच्चे में जो 18 मंथ से ऊपर है ये दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन एंड गेट योर चाइल्ड स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म. डॉक्टर गुप्ता, बच्चों में जो ऑटिज्म होता है, क्या इसका स्पेक्ट्रम है? मतलब अगर मैं 0 से 10 के स्केल पे बात करूं तो क्या इसका ग्रोथ प्रोग्रेशन है, और किस स्टेज पर आप ऑटिज्म को ठीक कर सकते हो, या ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है? सो ऑटिज्म बेसिकली बेस्ड ऑन द सिवियरिटी वी कैन ट्रीट. अगर सपोज माइल्ड ऑटिज्म होते हैं तो उसका विद अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द माइल्ड ऑटिस्टिक केसेस आर कम्प्लीटली बीन ट्रीटेड एंड दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल. जो मॉडरेट टू सिवियर ऑटिज्म होते हैं, जिनमें स्टीरियोटिपिकल रिपीटेटिव बिहेवियर ज़्यादा होते हैं, उनमें थोड़ा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, थोड़ा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABAs एंड स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती हैं, सो दैट उनके जो सोशल डिलेज हैं, उनके जो स्पीच डिलेज हैं, उसको नॉर्मलाइज किया जाए. अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ the child is responding to the treatment, and also depends on what kind of therapy he is receiving. So is autism fully treatable in newborn babies or young babies? First of all, I would like to tell कि autism कोई बीमारी नहीं है. It is just a neurobehavioral problem. सबका behavior अलग होता है. कई आदमी भी गुस्सा करने वाले होते हैं, कहीं का अटेंशन स्पैन कम होता है, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो ये बीमार है. ठीक है, तो ये बच्चे भी कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं. इसमें से कोई बीमारी नहीं है कि इसका दवाई दी और ट्रीट कर दिया. बस इनका बिहेवियर अलग होता है, एंड हमें बस उस बिहेवियर को थोड़ा सा ट्रेनिंग देनी होती है, सो दैट दे कैन बी इजली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. लेकिन ऑटिज्म का कोई बच्चे की लर्निंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? कई बार डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी अगेन. कई बच्चे जैसे माइल्ड ऑटिस्टिक होते हैं, उनको विद अर्ली थेरेपी बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जाते हैं, सब कुछ होता है, सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं. जिनमें सिवियरिटी थोड़ा ज़्यादा होती है या हाइपर एक्टिव इश्यूज़ होते हैं, उनमें अगर आप थेरेपी कराओगे तो थोड़ा सा कामनेस जब आ जाती है, जब वो बैठना स्टार्ट कर देते हैं, देन दे अचीव टू दैट लेवल. बट अगेन इट डिपेंड्स कि बच्चे को कब से थेरेपी स्टार्ट की है, कितना आप उस पर मेहनत कर रहे हो, उस पर सब डिपेंड करता है. एक जो कॉमन हेल्थ इशू बच्चों में आता है वो है फीवर आना. क्या बच्चों में फीवर आना नॉर्मल है? और फीवर जब बच्चों को आता है तो पेरेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं? देखो, बच्चों में फीवर बहुत ही कॉमन है, एंड कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं अगर बच्चों को बुखार होता है, फर्स्ट इज कि वो रूम का फ़ैन या AC बंद कर देते हैं.
सोचते हैं कि ये इससे बच्चे को पसीना आने दो, इट्स बेटर, बल्कि अगर आप ज़्यादा गर्मी में रखोगे बच्चे को तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। एंड छोटे बच्चों में अगर फीवर हाई जाता है तो वो दिमाग में चढ़ने का रिस्क रहता है। तो आपको रूम का टेम्परेचर एम्बियंट रखना है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल रहे। सेकेंड इज कि पेरेंट्स ओवरक्लोथ कर देते हैं फीवर के टाइम पे, ब्लैंकेट भी ओढ़ देते हैं। उससे बॉडी की जो हीट होती है वो डिसिपेट नहीं होगी और टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। थर्ड इज पेरेंट्स फोर्स फीड करते हैं कि हम फीवर है तो और खाओ, बल्कि फीवर के टाइम पे एपेटाइट कम हो जाती है, सो यू डोंट नीड टू फोर्स फीड। आप बच्चे को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ऑफर करो थोड़ी थोड़ी देर में, सो दैट बच्चा स्टेज हाइड्रेटेड। फोर्थ इज पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा खाली पेट है, उसको पैरासीटामोल कैसे दें, नहीं दे सकते, तो दे वेट कि नहीं जब कुछ खाएगा तब देंगे, तब तक टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो दे कैन गिव पैरासीटामोल, इट्स सेफ अकॉर्डिंग टू द वेट। आप उसकी डोज कैलकुलेट करके बच्चे को पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। एक और कॉमन हेल्थ इशू जो मैं बच्चों में पढ़ रही थी वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस कॉन्वर्जेशन विद यू, एंड सरप्राइजिंगली दैट वाज सीजर्स, जो हम बच्चों से शायद एसोसिएट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बच्चों में सीजर्स का आना क्या नॉर्मल है और क्यों आते हैं, एंड व्हाट शुड पेरेंट्स डू एट दैट टाइम? बच्चों में सीजर्स आना काफ़ी कॉमन होता है एंड द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड दिस इज फेब्राइल सीजर, मतलब फीवर की वजह से सीजर आना। बच्चों में स्पेसिफिकली 6 महीने से 5 साल के बीच में कभी भी फीवर हाई हो जाता है सडनली, तो देर इज़ अ रिस्क कि बच्चे को फीवर दिमाग में चढ़ता है एंड बच्चे को सीजर्स आते हैं। एंड पेरेंट्स, यू डोंट नीड टू पैनिक इन दैट सिचुएशन। फेब्राइल सीजर इट इज़ वेरी कॉमन। आपको उस टाइम पे बच्चे को बस एक लैटरल पोजीशन, मतलब करवट दे के लेटाना है, उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, उसको उस टाइम पे पानी नहीं पिलाना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो देर इज़ अ रिस्क कि वो गलती से सांस की नली में जाए एंड वो चोक करके उसकी लाइफ जा सकती है। तो कभी भी बच्चे को सीजर आए, आपको बच्चे को बस एक करवट दे के साइड में लेटाना है एंड देन ब्रिंग टू द नियरेस्ट इमरजेंसी। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो फेब्राइल सीजर होता है वो फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स तक होता है, वो सेल्फ लिमिट होता है एंड अपना आप स्टॉप हो जाता है। बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन आफ्टर। पहले आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में किया, लेट द सीजर सबसाइड एंड तब तक आपने एम्बुलेंस मंगवाई, अपनी कार में नियरेस्ट इमरजेंसी में ले जाइए। आपने कहा कि फीवर जो है वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो फीवर का दिमाग में चढ़ने का मतलब क्या होता है फॉर न्यूबॉर्न बेबीज? देखो, जो न्यूबॉर्न बेबीज में कई बार क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंचता है तो हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स, आईवी एंटीबायोटिक्स देने होते हैं सो दैट वी क्योर दैट इन्फेक्शन। दूसरा चीज़ होता है जो 6 मंथ से ऊपर में होता है, जिसमें फीवर अगर हाई हो जाता है तो बच्चे का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ होता, तो हाई फीवर की वजह से भी बच्चे को फिट्स आ जाते हैं। बट दैट इज नॉट कि बच्चे के ब्रेन में इन्फेक्शन किया है, दैट इज जस्ट द हाई टेम्परेचर विच हैज कॉज द सीजर्स। तो दैट इज रिलेटिवली कॉमन एंड जिसके लिए हमें पैनिक नहीं करना है। यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन। हमारे पास एसओएस मेडिसिन होनी चाहिए कि ऐसे सीजर्स आएँ तो ये मेडिसिन देनी है, ये नियरेस्ट इमरजेंसी है, उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए एंड यूजली बाय 5 years ये फेब्राइल सीजर्स ठीक हो जाते हैं। 5 साल के बच्चों तक में ये देखने को मिलता है और उसके बाद सीजर्स Febrile एटलीस्ट seizures? फीवर से रिलेटेड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो सेटल हो जाते हैं एंड इफ इट प्रोलॉन्ग्स देन वी ट्रीट इट। एक और कॉमन हेल्थ इश्यूज जो आजकल बहुत हो रहा है इंडिया में, ये अडल्ट्स में भी किड्स में भी, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो ब्रेस्ट फीड पर स्पेशली जो बच्चा है, तो फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? यूजुअली अडल्ट्स में कहते हैं कि ये खाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप अपने फूड में ये चेंजेस लाइए, बट एक बच्चा जो सिर्फ दूध पी रहा है वो क्या चेंजेस कर सकता है? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करने के लिए? देखो, इसलिए भी से कि लेस देन 6 months अगर बच्चा एक दिन में 7 बार करे या 7 दिन में एक बार मोशन पास करे तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग में क्या रहता है कि मिल्क इतना लाइट होता है कि वो पूरा पूरा ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब वो पूरा ही डाइजेस्ट हो गया तो कुछ स्टूल ही नहीं बना, तो इसलिए कई बार बच्चा 7 7 दिन तक भी पॉटी नहीं करता। तो एज फार एज द बेबी इज कंफर्टेबल, पासिंग गैस, एक्टिव, स्टमक इज सॉफ्ट, बच्चा 7 days में भी पॉटी करे, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी। एंड आफ्टर 6 मंथ्स जब आप ब्रेस्ट फीड के बाद लाइट फूड पे आ जाते हो, लाइक छोटी छोटी चीज़ें आप उसको देने लगते हो, फ्रूट्स मैश करके या कोई छोटा मोटा सीरियल देने लगते हो या फिर दाल का पानी, एंड जब आप वो सब शुरू कर देते हो उसके बाद बच्चों में डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज जब वो सॉलिड फूड अभी अभी इंट्रोड्यूस होता है तो दैट इज़ द पीक फेज जहाँ पे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं कि वो सॉलिड खा रहा है, अभी द गट इज़ नॉट मेच्योर्ड इनफ टू डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, एंड कई बार वो बच्चों में ब्लोटिंग करता है, गैस करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो दैट्स वाई द सिंपल एडवाइस विच वी टेल द पेरेंट्स हाउ टू अवॉइड दिस कॉन्स्टिपेशन एट 6 months इज, आप बच्चे को हर मील के बाद 30 to 50 ml वाटर ऑफर कीजिए।
अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो ट्राई गिविंग हिम पी फ्रूट्स लाइक पपाया, पेयर, प्रून्स। इनसे ये हाई फाइबर फूड्स होते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ा हेल्प रिलीज होता है। तो बेसिकली एवरी मील के बाद पानी देना है। जो स्पेसिफिकली अडल्ट्स में जो कि अवॉइड करते हैं कि मील्स के इमीडिएटली वाला पानी मत पियो, हाँ। बट बच्चों के साथ उल्टा करना है। बच्चों के साथ देते हैं जो दोज बेबीज हु आर कॉन्स्टिपेटेड। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों में जो रेकरेंट कफ है आजकल वो कॉमन क्यों हो गया है? बार बार बच्चे खांसते रहते हैं, कफ करते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? The most common reason behind this is reactive airway disease. More than 15 million children in India is suffering from this. इसमें क्या होता है, जो बच्चों का जो एयरवे होता है फ्रॉम नोज टू द लंग्स, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। एंड कोई भी ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर क्या, आइदर एन इन्फेक्शन और एन एलर्जी। इन्फेक्शंस लाइक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, या फिर कोई भी एलर्जी लाइक हाउस डस्ट माइट्स जो आपके कारपेट्स या सॉफ्ट टॉयज में होते हैं, आइदर एक्सपोजर टू पोल्यूशन, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एक्सट्रीम कोल्ड, कोई भी ट्रिगर मिलता है तो ये जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है एंड म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स कॉफिंग। ये काफ़ी कॉमन हो गया है। द बेस्ट थिंग इज कि इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, ये यूजुअली 5 to 7 ईयर्स तक ठीक हो जाता है, प्रोवाइडेड वो बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ओवरवेट ना हो, जंक फूड अवॉइड करें। तो द चांसेस इज एज द चाइल्ड विल ग्रो द एयरवे विल इवॉल्व एंड मेच्योर एंड वो जो स्वेलिंग होती है वो टाइम के साथ। बट डज इट नीड इमीडिएट अटेंशन? Yes, if the child is unable to sleep, if the child is unable to perform daily routine activities because of cough, if the child is breathless, then we need to treat it on an immediate basis. Otherwise, if the child is active, कभी कभी बीच में खांसता हो तो it's fine. मैं एक और इशू के बारे में बात करना चाहूँगी जो इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में कॉमन होता है, दैट इज बेबी चोक्स। सो व्हाट शुड वी डू व्हेन द बेबी इज चोकिंग? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चोकिंग और गैगिंग क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो बच्चे करते हैं वो गैगिंग होता है। गैगिंग में क्या होता है, जैसे आपने सॉलिड फूड स्टार्ट किया, वो सॉलिड फूड खाया, वो ऊपर थ्रोट में अटक गया, तो उस टाइम में जब बच्चा गैग करता है तो ऐसे करेगा या एक्सेसिव खांसेगा, ठीक है। एंड गैगिंग में यूजुअली बच्चे वो अपना भी सेल्फ निकाल लेते हैं, आपको बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना है, पैट करना है, पीछे निकाल लेते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट इन केस अगर बच्चा चोक करता है, जिसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर चले गया, तो चोकिंग में बच्चा साइलेंट हो जाता है, बच्चा कई बार नीला पड़ने लग जाता है एंड ब्रीदिंग रोक देता है, तो दैट इज़ एन इमरजेंसी। तो वो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, अदरवाइज यू लूज योर चाइल्ड। तो उसमें क्या करना है आपको, बच्चा अगर हाई चेयर पे या कहीं पे भी बैठा है तो उसको वहाँ से इमीडिएटली उठा के अपने थाई पे ऐसे उल्टा लेटाना है एंड पीछे बिटवीन द शोल्डर प्लेट बैक पे अपने हील से, हैंड से 5 बैक ब्लोज देने, 1 2 3 4 5, एंड सी कि वो बच्चे का वो पार्टिकल बाहर निकला है क्या या ब्रीथ करना शुरू किया है क्या। अगर फिर भी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो आपको बच्चे को ऐसे रिवर्स करना है एंड देन 5 चेस्ट थ्रस्ट, मतलब बिटवीन द निपल्स आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, 1 2 3 4 5। तो ऐसी साइकिल आपको रिपीट करनी है जब तक बच्चा स्टार्ट्स ब्रीथिंग। मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप 5 बैक ब्लोज दोगे या 5 चेस्ट थ्रस्ट उसके बाद दोगे तो इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो पार्टिकल बाहर आ जाता है एंड द बेबी स्टार्ट्स ब्रीदिंग। तो एवरी पेरेंट शुड नो दिस फर्स्ट एड। सो बच्चे के मुंह में उंगली डालकर उसको वॉमिट कराने की कोशिश, ऐसा सब नहीं करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक हम लोग इन्फेंट्स और टॉडलर्स के हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे थे। अगर बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल चाइल्ड, गर्ल्स, आजकल एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि गर्ल्स में पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? वो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? देखो, दीज डेज जो प्यूबर्टी पहले बहुत लेट आती थी, आजकल बहुत जल्दी आ रही है, एंड द 3 मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड दिस इज, फर्स्ट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। बच्चों पे मोटापा बढ़ रहा है, फैट सेल्स ज़्यादा हैं, तो लेप्टिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्यूबर्टी ऑनसेट भी जल्दी होने का रिस्क रहता है। प्लस ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड आपका ईस्ट्रोजन लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है जो इनडायरेक्टली अर्ली प्यूबर्टी कॉज करते हैं। सेकेंड इज एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स लाइक थैलेट्स, पैराबेन्स, बीपीएस। तो इसलिए आई एडवाइस ऑल माई पेशेंट्स कि आप बच्चों को ये 3 पीस से दूर रखो। फर्स्ट पी इज प्लास्टिक्स, तो किचन में जितनी भी प्लास्टिक्स हैं रिप्लेस इट विद आइदर स्टील और ग्लास। सेकेंड पी इज
पैराबिन, तो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें बेबी की स्किन पे, मेक श्योर इट इज़ पैराबिन फ्री बिकॉज पैराबिन इज एन एंडोक्राइन डिसरप्टिंग मॉलिक्यूल. एंड थर्ड पी इज पेस्टिसाइड्स. तो आप कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चे को ऑफर करते हो तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए. सो एक सिंपल सी होम रेमेडी है कि आप कभी भी कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाते हो बाहर से तो आप एक बड़ा सा बोल लीजिए, 1 लीटर पानी ऐड कीजिए, उसमें आप बेकिंग सोडा 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं या फिर आप 1 कप ऑफ विनेगर ऐड कर सकते हैं एंड उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए सोक कर दीजिए. ऐसा करने से जितने भी पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू हैं या फिर जर्म्स है वो किल हो जाते हैं. उसके बाद आप उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रनिंग वाटर में अच्छे से धोइए एंड देन यू कैन यूज़ इट. जो फ्रूट्स होते हैं ऐसे वॉश करने के बाद क्या हम बच्चों को फ्रूट्स पील के साथ दे सकते हैं या पील रिमूव करके देना चाहिए? अगर बच्चा बड़ा है तो आप विद पील दीजिए बिकॉज इट हैज़ फाइबर इन इट. बड़ा मतलब? अबव अ टॉडलर. क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ अडल्ट्स ही फ्रूट्स को पील के साथ नहीं खाते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं अपनी एज ग्रुप की भी बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं एप्पल्स को पील करके, क्यूकम्बर को पील करके, पेयर को पील करके खाते हैं. तो इज दैट ओके और नॉट ओके? द ओनली एडवांटेज इज कि जो पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं उससे बचोगे, बट इफ़ यू फॉलो दी स्टेप्स तो आपका पेस्टिसाइड सारे रिमूव हो जाएंगे बिकॉज पील हैज़ मेनी बेनिफिट्स. उसमें बहुत फाइबर होता है, नहीं तो फिर आपका फाइबर डिवाइड हो जाएगा फ्रूट से इफ़ यू रिमूव द पील. तो इसलिए हम कहते हैं ये वॉश करो इस तरीके से सो दैट द पेस्टिसाइड रेजिड्यू इज बीन रिमूव्ड एंड देन आप खा सकते हैं विद पील. थर्ड पॉइंट इज क्रॉनिक स्ट्रेस. बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया है, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस हो गया है, टीनेजर्स में स्पेसिफिकली. दैट इज ऑल एडिंग टू द अर्ली प्यूबर्टी एज वेल. I want to now move to next conversation which is about food and nutrition. बच्चों में न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. एक फाउंडेशन जब सेट होती है एक बच्चे की, राइट फ्रॉम व्हेन द किड इज़ ऑन द ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला, उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फूड्स का इंट्रोडक्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. बच्चों में फूड्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले व्हाट आर योर थॉट्स? मतलब किस किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी शुड बी वॉचफुल अबाउट? ओके. बच्चों में जो बेस्ट फूड होता है, इफ वी टॉक अबाउट वंस द लाइफ इज बीन बॉर्न, द बेस्ट फूड इज द ब्रेस्ट मिल्क. दैट इज breast milk is considered the liquid gold and it is too because उसमें जो antibodies होती हैं वो किसी चीज़ में नहीं होती हैं. and you'll be surprised to know कि 1 चम्मच कोलेस्ट्रम में जितनी एंटीबॉडीज़ होती हैं it is more than the whole antibody lot जो एक न्यूबॉर्न बेबी में होती है. so breast milk is considered the best food for the baby. डॉक्टर गुप्ता, हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे. ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी, आपने लिक्विड गोल्ड भी कहा. ये सब चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कैसे की जानी चाहिए? एवरेज ब्रेस्ट फीडिंग का क्या साइकिल होता है एक न्यूबॉर्न बेबी में? देखो, मदर्स को जो ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है इट शुड बी ऑन डिमांड बेसिस कि बच्चा जैसे डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली फीडिंग करानी होती है. तो जो यूजुअली इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तो वो इनिशियली 1.5-2 घंटे में होता है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अबव 3 मंथ्स ऑफ एज कई बार 3 to 4 आवर्स में भी फीड करता है. तो अबव 3 मंथ्स ऑफ एज हम ये कहते हैं कि बच्चे को रात को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो ओवरनाइट सो रहा है तो सोने दो. कुछ ऐसे साइंस जो आप मॉनिटर करो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड है, उससे पता चलता है कि बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिशन मिल रहा है. नंबर 1 इज़ अगर बच्चा वेट गेन प्रॉपर हो रहा हो, जिसको हम कहते हैं इन द फर्स्ट 3 मंथ्स बच्चा अप्रॉक्स 800 ग्राम पर मंथ अगर गेन कर रहा हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अप्रॉक्स 600 ग्राम पर मंथ गेन कर रहा हो. सेकेंड इज बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा हो, दैट इज 6 to 8 टाइम्स इन अ डे यूरिन पास कर रहा हो. थर्ड, बच्चा एक्टिव हो, प्लेफुल हो. अगर ये तीनों साइंस हैं तो दैट मीन्स बच्चे को जो ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है इट इज़ इन सफिशिएंट अमाउंट. डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा कि 3 मंथ्स के बाद बच्चे को रात में बार बार उठाकर फीड कराने की ज़रूरत नहीं है, बट शुरू के 3 मंथ्स में जब पेरेंट के लिए भी एक बहुत नई जर्नी होती है और आप फिर बहुत सारी कंटेंट पढ़ लेते हो, गूगल के डॉक्टर बन जाते हो, तो आपको लगता है हर 1.5-2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है. लेकिन बच्चे कभी कभी लैच नहीं करते हैं, वो नहीं पीते हैं 1.5-2 घंटे में. तो इस टाइम पे पेरेंट क्या करें? और अगर बच्चे का वेट गेन
ठीक से नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का वेट गेन हो रहा है, ठीक है। अगर ड्यू टू सम रीजंस अगर सप्लाई कम है, तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। आप एक्सप्रेस करके भी बेबी को ऑफर कर सकते हैं। जो बच्चे का मिनिमम मिल्क इनटेक जो होना चाहिए, अगर बच्चा सपोज एक्सप्रेस मिल्क पे है या फिर आउटसाइड फॉर्मूला मिल्क पे है, तो बच्चे का जो क्वांटिटी जो होनी चाहिए, जो मिनिमम होती है, दैट इज़ 100 ml पर केजी। सपोज बच्चा अगर 4 kg का है एट 2 months, तो उसको मिनिमम 24 hours में 400 ml पर डे तो लेना चाहिए। प्लस ले तो और अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम इज 400 ml पर डे। बट दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस मिल्क पर है या फिर टॉप फीड पर है। जो मिक्स्ड फीडिंग पे है, जो ब्रेस्ट फीडिंग प्लस आउटसाइड मिल्क है, दैट वी कांट कैलकुलेट। वो सिर्फ हमें ब्रेस्ट वेट गेन से ही पता चलेगा। और न्यूबॉर्न बेबी जो अभी जस्ट 2 days 3 days ओल्ड है, उनको कैसे हम मेजर करेंगे कितना मिल्क देना चाहिए? अगेन भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जितना बच्चे को मिल्क चाहिए उतना वो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है। इनिशियली ब्रेस्ट मिल्क कम आता है क्योंकि बच्चे की इनिशियल रिक्वायरमेंट ही कम होती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका स्टमक का साइज ग्रो होता है, वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ती है एंड बच्चे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, तो मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे का जो फीडिंग साइकिल है वो 25 to 30 मिनट्स होना चाहिए। इतनी देर तक आप उन्हें लैच करा के रखें, उन्हें पिलाएं। लेकिन मेरा तो फर्स्ट डे से एक्सपीरियंस है कि जो मेरी बेटी है वो 3 minutes 4 minutes तक ही ड्रिंक करती है, 5 minutes 6 minutes, दैट्स ऑल। कभी कभी 8-10 minutes, वेरी रेयर, बट यूजुअल टाइमिंग इज 5 to 6 minutes। तो एक एवरेज ब्रेस्ट फीडिंग साइकिल कितनी देर की होनी चाहिए? देखो, आइडली इट शुड बी ऑफ 25 to 30 minutes, इतना होना ही चाहिए। अगर सपोज ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो रहा है, वी नीड टू सी इफ़ देर इज़ एनी लैचिंग इशू। कोई लैचिंग इशू तो नहीं है। कई केसेस में मदर्स में फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स होते हैं। कई बार बच्चे में सिवियर टंग टाई है, लिप टाई होता है, जिसकी वजह से बच्चा लैच नहीं कर पाता है। कई बार बच्चे के टंग में ओरल थ्रश होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो फीड प्रॉपर्ली ले नहीं पाता। कई बार नीजल ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से बच्चा फीड ले नहीं पाता है। सो इफ़ वी एड्रेस ऑल दिस थिंग्स, मेजोरिटी ऑफ टाइम दे रिवर्ट बैक टू अपना जो नॉर्मल फीडिंग साइकिल होता है, 25 to 30 minutes। एट द सेम टाइम हर बच्चे की फीड करने की स्पीड भी डिफर होती है। कई बच्चे फीड बहुत जल्दी कर लेते हैं, 15 मिनट्स में फिनिश कर लेते हैं। कई बच्चे वो सेम फीड 30 to 45 मिनट्स में करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क मिला है नहीं मिला है? बाय मॉनिटरिंग दिस साइंस कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बच्चा एक्टिव है एंड बच्चा 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है। लेकिन आपने कहा 15 मिनट्स, बट मेरा एक्सपीरियंस तो 4 minutes और 5 minutes का है। और मुझे शुरू के कुछ हफ्ते तो यही लगता रहा कि इज इट टू लेस, क्योंकि आप वेट मेजर भी 6th वीक पे करते हो जब आप फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हो। उससे पहले तो इतना वेट गेन भी नहीं है कि आप मेजर करो। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि 5 minutes ही पी रही है, 4 minutes पी रही है, इज दैट इनफ? बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कितनी देर में कर रही है। इफ द इंटरवल इज लेस, तो वो कई बार क्लस्टर फीड करते हैं बच्चे कि आपने 5-10 मिनट्स किया, फिर उसके बाद फिर हाफ एन आवर में 5-10 मिनट्स किया। तो कई बच्चे क्लस्टर फीड करते हैं, बट दैट इज जस्ट अ फेज, दैट इज नॉट अ समथिंग विच इज टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, जस्ट अ फेज। उस टाइम पे तो बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, तो बच्चे क्लस्टर फीड करते हैं, बस 5-5 मिनट्स लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। कई बार 3 घंटे तक नहीं लिया, फिर उसके बाद क्लस्टर फीडिंग करते हैं। तो दैट इज जस्ट अ फेज, यू डोंट नीड टू पैनिक अबाउट। वो विद टाइम बच्चे आउटग्रो। सो फॉर द फर्स्ट 6 months आपको बेबी को कोशिश करो जितना हो सकता है ब्रेस्ट फीड करवाएं। वंस द चाइल्ड इज 6 months ओल्ड, आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज तब बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से नहीं मिल पाता है। एंड प्लस बाय दैट टाइम बेबीज गट इज मेच्योर्ड इनफ टू डाइजेस्ट मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो 6 months पे बच्चा जब प्रॉपरली अच्छे से नेक होल्ड भी कर लेता है, थोड़ा सा पोस्चर इंप्रूव हो जाता है बैठने का, बच्चा को ईगरनेस आती है टू ईट, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, देन इट इज़ द राइट टाइम कि आप बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करो। जब भी आप बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इनिशियली एट 6 months वी स्टार्ट विद, फर्स्ट वीक में हम 1 meal पर डे देते हैं। इट शुड बी अ प्यूरीड फॉर्म। आप बच्चे को सब कुछ दो जो भी लोकली अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, पतली मूंग की दाल की प्यूरी, राइस प्यूरी, कैरेट प्यूरी, आप सब कुछ दो जो भी आपका सीजनल अवेलेबल है। बट द ओनली थिंग विच वी अवॉइड इन द फर्स्ट ईयर इज सॉल्ट, शुगर एंड हनी। तो न्यूबॉर्न बेबीज को जब हम 6 months के बाद सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे दाल का पानी है, तो क्या उसमें नमक ऐड नहीं करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट ईयर में हम बच्चे को सॉल्ट, शुगर, हनी नहीं देते हैं। सॉल्ट क्यों?
क्योंकि सॉल्ट का मेजर कंपोनेंट होता है सोडियम। बच्चों में जो सोडियम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेस देन 0.4 ग्राम पर डे, जो बच्चे को नेचुरल फूड या ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाती है। एक्सेसिव सोडियम से एक तो टाइनी किडनीज पे लोड आएगा, प्लस फ्यूचर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। ऑल्सो अबव 1 ईयर ऑफ एज आप बच्चे को अगर सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप कोई भी पैकेज्ड फूड दे रहे हो तो मेक श्योर उसमें सोडियम कंटेंट शुड बी लेस देन 0.6 ग्राम पर 100 ग्राम, तो रीड द लेबल। तो वो सारे हाई सॉल्ट कंटेंट फूड होते हैं एंड शुड नॉट बी गिवन टू द चाइल्ड। एंड शुगर बच्चों में कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? जितना आप डिले कर सकते हो इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज जो बच्चे की जो शुगर रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चे को नेचुरली मिल जाती है आपके नेचुरल फूड से। जैसे मिल्क ऑल्सो है शुगर, जो लैक्टोज होता है, दैट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। तो अगर आप बच्चे को एडिशनल शुगर इन द फॉर्म ऑफ आइदर चॉकलेट सिरप, केचप या कुछ भी आप मिला के दोगे एडिशनल शुगर, तो उससे बच्चे का जो टेस्ट बड है वो चेंज हो जाता है। दे स्टॉप अप्रिशिएटिंग द टेस्ट ऑफ द नेचुरल शुगर जो फूड में है। प्लस शुगर का कोई भी बेनिफिट नहीं है, उससे सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या? जैसे ओबेसिटी का रिस्क है, आपका फैटी लिवर का रिस्क है, डायबिटीज़ का रिस्क है, आपका लेटर गर्ल्स में पीसीओएस का रिस्क है, इनफर्टिलिटी का रिस्क रहता है। एंड प्लस रिसर्च हैज़ प्रूवन कि एक्सेसिव शुगर इज लिंक्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, आपका टेंशन स्पैन कम हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। सो एक्सेसिव शुगर शुड बी अवॉइडेड। कोशिश करो कि बच्चे को जितना लेट हो सकता है, हम कहते हैं 1 ईयर तक तो ज़ीरो शुगर, अगर हो सके तो 2 ईयर्स तक आप ज़ीरो शुगर करो तो और भी अच्छा है। तो मतलब कोई टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट्स कुछ भी नहीं देना है? जितना दूर रखोगे बच्चों दूध को में शुगर डिप से, करके, चाय में डिप करके? नहीं। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्या कॉमन है? व्हाट आर द साइंस दैट वी शुड लुक आउट फॉर? More than 65% children in India is iron deficient. Why? Because India, number one, being a vegetarian country majority, तो उसमें आयरन के सोर्सेस कम रहते हैं। सेकेंडली, इंडिया में हमारा फोकस मिल्क पे ज़्यादा रहता है कि बच्चे को मिल्क ज़्यादा दो, एंड एक्सेसिव मिल्क की वजह से भी आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर होता है। तो गाइडलाइंस हैं बाय द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कि हर बच्चे को जैसे 6 मंथ्स का होता है हम आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आयरन की कमी से बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, भूख कम लगती है, कई बार बच्चे मिट्टी खाते हैं या सीमेंट खाते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में पाइका कहते हैं, एंड इनफैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। एक और कॉमन कंसर्न फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर जो पेरेंट्स को होता है वो ये है कि हमारा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता है। इस सिचुएशन से कैसे डील करें? बहुत ही कॉमन है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बस एक ही चीज़ खाता है वो, बट वेजिटेबल्स नहीं खाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे आपकी कोई भी वेजिटेबल्स हैं आप उसको आइदर पराठे में मिक्स करके दे सकते हैं, या कटलेट्स में दे सकते हैं, या चीला में ऐड करके दे सकते हैं, या उसके फेवरेट पास्ता में दे सकते हैं। सेकेंड इज इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन कुकिंग। अगर वो इन्वॉल्व होते हैं कुकिंग में, देन दे फील कि नहीं ये मैंने बनाया है, देन दे टेंड टू हैव इट। थर्ड इज बी अ रोल मॉडल। आप खुद खाओगे वेजिटेबल्स उनके सामने, देन दे विल कॉपी यू। अगर आप खुद चिप्स खा रहे हो, खुद जंक खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, देन दे विल ऑल्सो फील कि नहीं दिस इज नॉर्मल। एंड फोर्थ इज, आप अगर बच्चे को सपोज प्लेट में वेजिटेबल्स दे रहे हो तो आप कलरफुल प्लेट्स यूज़ कर सकते हो, आप उसको अच्छे शेप्स में बना के कटलेट से कुछ दे सकते हो जिससे कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड फन लगे। ऑलराइट। अच्छा, ये तो हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और जब हम पर्टिकुलरली फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम खाना इसलिए भी खाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो। बच्चों में हम इम्यूनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स आते हैं ओपीडी में, आप इसको कुछ दवाई बता दो जिससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। बट द फैक्ट इज कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि ये मेडिसिन खाए और इम्यूनिटी बढ़ गई। तो जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, वो ये 5 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज डाइट। एवरी चाइल्ड शुड हैव अ हेल्दी बैलेंस डाइट। आप होम कुक्ड फूड दो, हेल्दी खाना खिलाओ। सेकेंड इज एक्सरसाइज। बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मिनिमम मेक श्योर कि वो एटलीस्ट 1 आवर ऑफ आउटडोर प्ले करे, हो सके तो सन में भी उसको खिलाएं 1 घंटा। थर्ड इज स्लीप। स्लीप इज़ वेरी अंडररेटेड। स्लीप के टाइम पे जो बॉडी हील होती है वो कभी नहीं होती है। तो स्लीप बच्चों में जितनी अच्छी होगी, साउंड स्लीप होगी, जितनी कंसिस्टेंट स्लीप होगी, उसका एक नाइट टाइम शेड्यूल होगा, उतनी ही उसकी अच्छी इम्यूनिटी होगी। फोर्थ इज मैनेजिंग स्ट्रेस इन बेबीज, इन चिल्ड्रन।
बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। आजकल बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस है, उनके पीयर्स का स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस है, बाकी बच्चे ये कर रहे हैं उसका स्ट्रेस है। तो वी शुड बी ओपन विद आर किड्स कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ स्ट्रेस है तो आप बात करो, हम डिस्कस करो, तो हैव अ हेल्दी एटमॉस्फेयर एट होम। एंड फिफ्थ इज वैक्सीनेशन। आप बच्चे की सारी वैक्सीनेशंस टाइम टू टाइम कराओ, सो दैट जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं उससे आप बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सको। एक और जो मैं फूड एंड न्यूट्रिशन के स्पेस में बच्चों में कॉन्वर्जेशन देखती हूँ, दैट इज डीवॉर्मिंग। बच्चों में डीवॉर्मिंग कब करनी चाहिए और कब डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए? देखो, इंडिया बीइंग इन अ ट्रॉपिकल बेल्ट, यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, वार्म रहता है, तो वी आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन एंड मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर एट रिस्क। एक तो सैनिटेशन का भी इशू है, वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन का भी इशू है, वो अगेन रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से वर्म्स हो सकते हैं बच्चों में। एंड कुछ ऐसे साइंस जो डिपिक्ट करता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं आर, नंबर 1 इज पाइका, जिसमें बच्चे मिट्टी खाते हैं, सीमेंट खाते हैं। सेकेंड इज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन। थर्ड इज बच्चे पेरीएनल, पीछे बम में खुजली करते हैं। कई बच्चे थोड़ा सा ब्रुक्सिज्म करते हैं, दांत थोड़े किटकिटाते हैं। कई बच्चों को भूख नहीं लगती है। तो दीज आर द सटल साइंस जो अगर आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो यू शुड डीवर्म। बट एज अ गाइडलाइन, एवरी चाइल्ड जो 2 साल का है उसको एवरी 6 मंथ्स इन इंडिया वी डीवर्म ये करना ही चाहिए। करना चाहिए। 2 साल की उम्र तक करना चाहिए बच्चों को डीवॉर्म। 2 साल से 2 साल के बाद से। तो एज अ गाइडलाइन अबव 2 ईयर ऑफ एज हमें हर बच्चे को डीवर्म करना चाहिए, एटलीस्ट टिल 5 ईयर ऑफ एज। डॉक्टर गुप्ता, हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ रेलेवेंट कॉन्वर्जेशंस को यहाँ पे कवर किया। एक और टॉपिक जो मुझे लगता है हमें कवर करना चाहिए, दैट इज स्किन केयर, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स वहाँ पर भी हैं। जैसे कि बच्चे अगर पार्क में खेलने जाते हैं तो उनको मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आई वांट टू कवर सम ऑफ दीज क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मॉस्किटो रेपेलेंट से ही शुरुआत करते हैं। क्या बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर इट इज़ हर्बल एंड केमिकल फ्री। तो आजकल मार्केट्स में बहुत सारे यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रोनिला एंड लेमन ग्रास बेस्ड पैचेस आते हैं। दीज आर रिलेटिवली सेफर ऑप्शंस, ऑल्दो दे आर लेस इफेक्टिव बट एटलीस्ट दे आर केमिकल फ्री। You can use that, you can go for it. But less than 6 months babies में the best is the mosquito net. आप मस्कीटो नेट में सुलाओ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ द सेफेस्ट। बट अगर हाँ बच्चा आउटडोर जा रहा है तो आप मस्कीटो पैचेस विच आर केमिकल फ्री, विच आर दिस लेमन ग्रास बेस्ड और सिट्रोनेला ऑयल बेस्ड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ना यूज़ करना चाहें तो इट्स ओके, आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं। ओके, अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द यूसेज ऑफ सनस्क्रीन्स। क्या छोटे बच्चों में हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? लेस देन 6 मंथ्स नो सनस्क्रीन। आप फिजिकल बैरियर यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेड्स, लॉन्ग हैट्स या हुडेड स्ट्रॉलर हो गया, या फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स बना लिया अगर आप सन में ले जा रहे हो। अबव 6 मंथ्स अगर आप पिकनिक में जा रहे हो, बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हो, बहुत देर के लिए, या फिर स्विमिंग के लिए बच्चे को ले जा रहे हो, तो उस केस में आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन एंड नॉट अ केमिकल सनस्क्रीन। What is a physical sunscreen and what is a chemical sunscreen? फिजिकल सनस्क्रीन आर बेसिकली मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जो आपका जिंक या टाइटेनियम बेस्ड होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो सन रेज आती हैं उसको बस वो डाइवर्ट करती है, डजन एब्जॉर्ब, तो दैट आर रिलेटिवली सेफ एंड फ्री फ्रॉम केमिकल्स। तो यू कैन अप्लाई दिस मिनरल बेस्ड फिजिकल सनस्क्रीन ऑन योर किड्स अगर आप बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड आउटडोर एक्टिविटी के लिए जा रहे हो। अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहे हो तो यू कैन स्टिल स्किप इट, इट्स फाइन। एक और चीज़, क्योंकि आप केमिकल्स की बात कर रहे हो, जो मेरे दिमाग में आ रही है, दैट इज़ यूसेज ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। आजकल मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैंड सैनिटाइजर, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो क्या छोटे बच्चों को हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए और बार बार यूज़ करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टोटली अगेंस्ट यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स इन किड्स बिकॉज एक तो सो मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल इट हैज़। अल्कोहल एक तो वो स्किन बैरियर खराब करेगा बच्चों में, सेकेंडली इट माइट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द बेबीज डेलिकेट स्किन। तो आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग हाइजीन हाइपोथेसिस। इसमें क्या रहता है कि अगर बचपन में बच्चा बहुत ही जर्म फ्री, बहुत ही एक्स्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है तो उसकी इम्यूनिटी को वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी दो, थोड़ा डर्ट में खेलने दो, तो दिस इज़ हाउ दे विल डेवलप द इम्यूनिटी। बिकॉज अगर उस टाइम पे उनको इम्यूनिटी की ट्रेनिंग नहीं मिली एंड बाद में इफ दे गेट एक्सपोज्ड, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एलर्जीज, एस्थमा एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस।
तो इसलिए वी एडवाइस कि आप बच्चे को आउटडोर एक्सपोजर दो, डर्ट में खेल रहा है तो खेलने दो, तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी को ट्रेनिंग मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता, हमने एक बहुत होलसम कॉन्वर्जेशन यहाँ पर करने की कोशिश की है। हमने न्यूबॉर्न बेबीज़ के बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ को एड्रेस किया, चाइल्डहुड हेल्थ इश्यूज़ को भी हमने एड्रेस किया, फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी को रिलेटेड भी आपने बहुत सारे टेक अवेज दिए, हमें बहुत सारे इंसाइट्स दी हैं। आपने स्किन केयर को लेकर भी, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी मार्केट होती जा रही है बेबी स्किन केयर। मतलब मैं अपने बेबी के लिए जब शैम्पू और सोप लेने गई थी तो इतने सारे ब्रांड्स, इतना कुछ, कोई आपको सोप बता रहा है, कोई आपको लिक्विड फॉर्म बता रहा है, कोई आपको ये ब्रांड बता रहा है, वो ब्रांड बता रहा है, ये पैराबीन फ्री, बीपीए फ्री, कमेडोजेनिक, नॉन, पता नहीं क्या क्या, मतलब सो मेनी टर्म्स दैट वन गेट्स कंफ्यूज्ड इन। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारे मिथ्स को डिमिस्टिफाई किया है, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग्स एंड थिंग्स दैट वी शुड बी मोर वॉचफुल फॉर, उनके बारे में हमें बताया है। हाउ टू डील विद पोस्टनेटल डिप्रेशन। 1 in 7 new moms are suffering from postnatal depression and they are not talking about it. वो ये सोचते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे। मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स आर हार्मोनल चेंजेस, आपका लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ सपोर्ट। इसमें क्या साइंस होते हैं? एक्सट्रीम सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, आप बच्चे से उतने अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है, आपका एपेटाइट चेंज हो गया है पूरा, भूख नहीं लग रही है। तो अगर इफ अ मॉम इज सफरिंग फ्रॉम पोस्टनेटल डिप्रेशन, तो शी शुड डू दीज थिंग्स। फर्स्ट इज टॉक इट आउट। आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो, अपने फैमिली से डिस्कस करो, अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। सेकेंड इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखो, जेंटल एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, अपनी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करो, अपना हेल्दी खाना खाओ। थर्ड इज आस्क फॉर हेल्प। अगर बच्चे को कुछ चीज़ करवानी है तो आस्क योर फैमिली मेम्बर्स और पार्टनर्स टू हेल्प यू। डोंट फील कि नहीं ये मेरा ही काम है। तो डोंट बी हेजिटेंट कि मुझे हेल्प नहीं मांगनी है, मैं कर लूँगी। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। आप हेल्प मांगो। So these are the small things which you can do to tackle postnatal depression, and plus obviously there are counselors available, professional helps which are available. अगर manage नहीं होता है तो you can seek help from them. सो थैंक यू फॉर being a part of this conversation, जो कि बहुत लोगों को हेल्प करेगी, बहुत लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन देगी। एक क्वेश्चन जो मैं अपने सभी गेस्ट से टुवर्ड्स द एंड पूछती हूँ, दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो जो भी लोग पेरेंटहुड की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी उस जर्नी में है, व्हाट वुड बी योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और द आइडिया ऑफ सक्सेस? आप क्या देना चाहोगे उनको? क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हम एज अ पेरेंट सक्सीड कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्या हम कहीं पे लैक कर रहे हैं? और फिर अगेन दैट कंपैरिजन तो है ही कि पड़ोसी क्या कर रहा है, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड हो रहा है। तो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मैं फॉर सभी पेरेंट्स? पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट। आप बच्चे को जो बिगेस्ट गिफ्ट दे सकते हो, दोज आर नॉट महंगी चीज़ें हैं, ये एक्सपेंसिव टॉयज़ हैं, दोज आर योर टाइम, योर लव। ये जो बचपन है वो वापस नहीं आएगा, तो उसको अच्छे से जियो। तो बेसिकली जो पेरेंट्स इस ट्रैप पे फंसे हुए हैं कि हम बच्चे के लिए क्या करें, वो तो आपको करना ही है, बट उसके एडिशनली आपको ये भी सोचना है कि मैं बच्चे के लिए कौन हूँ और मुझे क्या होना चाहिए। सो मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी लाइफ में क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर सको, उस पर हम बहुत फोकस करते हैं। सो जो इस एपिसोड से एक लर्निंग निकल के आ रही है, वो ये बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब आप एक एक दूसरी लाइफ को, एक यंग लाइफ को इस दुनिया में लेके आते हो, तो आपको जो इंसान बनना चाहिए उसके लिए आप कितने तैयार हो, या आप उसके लिए सोच भी रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। सो यू हैव गिवन सर्टेन पॉइंटर्स टू अस कि हम उस डायरेक्शन में सोचें, उस डायरेक्शन में काम करें, एंड आई एम श्योर दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू हेल्प मैनी पीपल। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू। टू द व्यूअर्स, आई एम श्योर इस कॉन्वर्जेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ या यंग इन्फेंट्स या टॉडलर्स के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में भी बहुत कुछ जाना होगा कि आपको कैसा इंसान होना है जब आप बच्चों को इस दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। इस कॉन्वर्जेशन को ज़रूर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, या वो लोग जो पेरेंट्स बनने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग में हैं, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब और ज़्यादा अवेयर हो पाएँ
और जो बेकार के मिथ्स हैं, डर हैं, फियर्स हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो चीज़ें ना हो और मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड हो। सो इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी कॉन्वर्जेसन, ये पॉडकास्ट की इंटेंशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी बहुत सारे गेस्ट को और बड़े गेस्ट को आपके सामने लेकर आ पाएँ और आपके लिए आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने में मदद कर पाएँ। पोस्ट को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिए, ताकि हमारी जो एल्गोरिदम है यूट्यूब्स के, वो हमारे कंटेंट को सपोर्ट करे और भी लोगों तक हमारी ये कॉन्वर्जेशंस पहुंच पाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी सो फार। अब तक आपने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है, आगे भी करते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।